चैनल का बैंक है या जो सॉइल है उसका बैंक है वो क्या है कि वो थ्रू एल्यूवियम में है। बट इन प्रैक्टिस देयर में आइदर बी ग्रास और बी द क्ले सॉइल एंड देयरफॉर दे मे नॉट गेट इरोडेड आउट। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हो सकता है कि वहाँ पे घास जमा हुआ होगा या उसमें क्ले सॉइल होगा, इसलिए कोई भी किस टाइप का वहाँ पे इरोजन नहीं होगा। इन सच चैनल्स will exhibit non silting non scouring properties and they will appear to be in region। इसलिए क्या होगा कि इस टाइप का चैनल क्या दिखा देगा कि उसमें अगर घास है या क्ले सॉइल है तो उसमें क्या होगा कि इसमें स्काउटिंग नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि वो इस टाइप का चैनल जो सेक्शन जो भी होगा उसमें इरोजन नहीं होगा, तो वो क्या मतलब आपको वो वाला प्रॉपर्टी मिल जाएगा, नो नन सिल्टिंग नन स्काउटिंग वाला प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये रेजिम में है चैनल। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि सिल्ट का डिपोजिशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, अपर रीचेस में हुआ है, और इसलिए क्या हुआ है कि चैनल का बेड फ्लो बढ़ गया है और चैनल का वेलोसिटी भी बढ़ गया है। ठीक है, तो their slopes and velocities are higher and cross sections narrower than what would have been if the sides were not rigid। अब क्या है कि उनका जो स्लोप है और जो वेलोसिटी है वो क्या है बढ़ जाएगा, और जो क्रॉस सेक्शन है वो नैरोवर हो जाएगा अगर जो साइड्स है वो साइड्स अगर रिजिड ना हो। ठीक है, सच चैनल्स आर टर्म्ड एज चैनल्स इन इनिशियल regime and regime theory is not applicable to them as they are in fact not the channels in alveoli। इस टाइप का चैनल को हम क्या कहते हैं कि इनिशियल regime में कहते हैं, और यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भी थ्योरी है रिजिम थ्योरी लेसिस का रिजिम थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे क्ले सॉइल है, ठीक, क्ले सॉइल है, और क्या है कि साथ में ग्रास वास जमा हुआ है, चैनल रिजिड नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है कि इसलिए हम इस टाइप के चैनल को भी हम इनिशियल रिजिम में मानते हैं, और इसमें हम रेजिस का जो भी रिजिम थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, और चैनल एल्यूवियम भी नहीं होता है, चैनल एल्यूवियम भी नहीं होता है। ठीक है, but if there is no resistance from the side and all the variables such as perimeter, depth, slope, etc. are equally free to vary and finally get adjusted according to discharge and silt grade, then the channel is said to have achieved permanent stability called final regime। अब क्या है कि अब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, साइड से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और जितना भी आपका वेरिएबल्स है सच एज पेरीमीटर हुआ, आपका डेप्थ हुआ, स्लोप हुआ, तो क्या है कि ये भी वेरी कर रहा है, आपका पेरीमीटर भी वेरी कर रहा है, अब आपका डेप्थ भी वेरी कर रहा है, और आपका चैनल का बेड स्लोप भी वेरी कर रहा है। पहले क्या था कि सिर्फ आपका स्लोप वेरी कर रहा था, लेकिन आपका पेरीमीटर ये सब वेरी नहीं कर रहा था। तो सब चीज़ अगर वेरी कर रहा है और फाइनली हम मतलब एडजस्ट होके एक ऐसे डिस्चार्ज पहुंच रहे हैं और ऐसे सिल्टिग्रेड पे पहुंच रहे हैं कि चैनल जो भी है अपना एक परमानेंट स्टेबिलिटी या परमानेंट वो स्टेबल हो गया। फाइनली चैनल क्या हुआ है कि अब स्टेबल हो गया, वेरी करने के बाद क्या हुआ है, चैनल फाइनली स्टेबल हो गया। इस टाइप का चैनल को हम क्या कहते हैं कि फाइनल रेजिम कहते हैं। रेजिम थ्योरी इस टाइप का चैनल में एप्लीकेबल है, और जितना भी चैनल होता है वो क्या है कि कैनेडीज ने जितना भी चैनल बताया था, तो रेजिम थ्योरी क्या है कि ये आपका फाइनल रेजिम पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सच चैनल इन विच ऑल द वेरिएबल्स आर इक्वली फ्री टू वेरी एंड हैज टेंडेंसी टू अज्यूम ए सेमी इलिप्टिकल सेक्शन। अब क्या होता है कि ये जो चैनल सेक्शन है ये क्या होता है कि इसमें आपका जितना वेरिएबल्स है वो चेंज करते रहता है, और इसका टेंडेंसी होता है इस टाइप का चैनल का कि ये एक सेमी इलिप्टिकल सेक्शन में बदल जाता है। इस टाइप का सेमी इलिप्टिकल सेक्शन होता है उसमें ये बदल जाता है, मतलब ना ये ट्रायंगुलर रहता है ना ट्रापेजोइडल रहता है, एक सेमी इलिप्टिकल सेक्शन में बदल जाता है। जितना ज्यादा कोर्सर होगा आपका सिल्ट, जितना ज्यादा मतलब उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, सिल्ट का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा कि उतना ही फ्लैटर होगा, मतलब उतना ही फ्लैट होगा ये आपका सेमी इलिप्टिकल जो सेक्शन बन रहा है, उतना ही फ्लैट होगा, और उतना ही ज्यादा विड्थ होगा आपका वाटर सरफेस या चैनल का जो भी विड्थ होगा उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ही फाइनर होगा सिल्ट, जितना ही फाइनर होगा मतलब जितना ही छोटा होगा इतना ही छोटा होगा, उससे क्या होगा कि ये नैरोवर होगा, जो भी आपका सेक्शन है वो क्या होगा कि नैरोवर होगा, और ये एक सेमी सर्किल के रूप में आपका बन जाएगा, ये आपका सेमी सर्किल के रूप में आपका बन जाएगा जो भी आपका सेमी इलिप्टिकल आपका सेक्शन चैनल सेक्शन था। जो सेकंड पॉइंट है आपका, द सेकंड पॉइंट विच लेजी आर्गुड वाज that the sediment is kept in suspension not only by the vertical component of eddies which are generated on the channel। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कैनेडीज में था, कैनेडीज ने क्या कहा था कि जो एडीज बनता है वो चैनल के बेड स्लोप पे बनता है, और वो साइड में नहीं बनता है, साइड या बैंक में नहीं बनता है, आपका चैनल के बेड स्लोप में सफिशिएंट एडीज जनरेट होता है, और वो क्या होता है कि सिल्ट को बैठने नहीं देता, उसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगाता है, ठीक है, ताकि वो वेट कारण वो बैठ नहीं पाता है। तो ये क्या कहा लेसिस ने कहा, उसने आर्ग्यू किया कैनेडीज के इस पॉइंट पे, उसने कहा कि जो भी सेडिमेंट है या जो भी सिल्ट है उसको सस्पेंशन में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इडीज ही जिम्मेदार नहीं होता है, उसके साथ ही साथ जो साइड में इडीज बनता है वो भी जिम्मेदार होता है। जो साइड में या चैनल के साइड में जो इडीज बनता है वो भी क्या होता है कि जिम्मेदार होता है।
जो सिल्टिंग ना होने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, कैनेडिस ने कह दिया था कि जो भी सिल्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो सिल्टिंग के लिए कौन, सिल्टिंग ना होने के लिए कौन जिम्मेदार है, जो ईडीज चैनल के बेड स्लोप में जनरेट हुआ है वो जिम्मेदार है। लेकिन तो ये क्या है कि जो इडीज जो चैनल के लिस्टर ने क्या दिया कि सिर्फ बेड स्लोप में जो इडीज बन रहा है वो जिम्मेदार नहीं, साथ ही साथ जो साइड में इडीज बन रहा है वो भी क्या है कि सेम, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फिल्टिंग ना होने के लिए। तो कैनेडी हैड नेग्लेक्टेड द इडीज दैट आर जनरेटेड ऑन द sides of the channel by presuming that such eddies has horizontal movement for greater part। अब कैनेडी ने क्या कहा था कि जो साइड में जो एडीज बन रहा था उसको इसलिए उसने नेग्लेक्ट ये कर मान के नेग्लेक्ट कर दिया कि इसका सिर्फ हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है इस इडिस का। तो क्या है कि हॉरिजेंटली फोर्स लगाता है, मतलब कि वर्टिकली कोई सबका फोर्स नहीं लगाता, इसलिए क्या है कि therefore do not have sediment supporting power। इसलिए क्या है कि सेडिमेंट को जो वर्टिकली सपोर्ट कर रहा था वो क्या था, चैनल के बेड स्लोप पे जो इडिस था वो सपोर्ट कर रहा था। तो उसका मानना था इडिस का कि जो साइड वाला जो चैनल के साइड में जो इडिस होता है उसका सिर्फ हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, तो इसलिए वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। So Lysis thus argued that the silt supporting power of a channel is proportional to the weighted perimeter of the channel and not to its width as presumed by Kennedy। कैनेडी ने क्या माना था कि जो भी सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, यानी कि जो भी वर्टिकल कंपोनेंट या फोर्स है जो क्या है कि सिल्ट को बैठने नहीं दे रहा है, सिल्ट का वेट का सिल्ट को बैठने नहीं दे रहा है, तो वो क्या है कि उसने माना था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, विड्थ का होता है, चैनल का विड्थ का होता है। ये कैनेडी ने बोला था, लेकिन लेसिस ने कहा कि ये ऐसा जो जो कैनेडिस ने कहा था कि विड्थ प्रोपोर्शनल होता है सिल्ट सपोर्टिंग पावर के, तो उसने कहा कि नहीं, ये वेटेड पेरीमीटर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है और मोर रिस्पॉन्सिबल होता है वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो वेटेड पेरीमीटर का काम क्या होता है कि आपका जो भी सिल्ट सपोर्टिंग पावर है वो प्रोपोर्शनल है ड्यू टू वेटेड पेरीमीटर, ठीक है। तो लेसिस ने ये अपना थ्योरी दिया। Thirdly, Lesis argued that the grain size of the material forming the channel is an important factor। अब क्या है कि कैनेडिस ने कहा था कि सॉइल कंडीशन, मतलब अलग अलग टाइप का सिल्ट है सॉइल में, तो अलग अलग टाइप का सॉइल कंडीशन के आधार पर उसने क्या कहा था कि क्रिटिकल वेलोसिटी CVF, क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर, उसने बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर जिसको स्मॉल एम हमने दिखाया था, तो वो क्या था कि उसने सॉइल कंडीशन पे उसने कह दिया कि अलग अलग सिल्ट का जो सॉइल कंडीशन है वो रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसके लिए क्या है कि हमको अलग अलग जो भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं कैनेडीज में, तो वो अलग अलग सिल्ट का सॉइल कंडीशन के आधार पर। लेकिन लेसिस ने कहा कि जो सॉइल का साइज है, सिल्ट का साइज है या ग्रेन साइज है, तो वो मोर मतलब एक्यूरेट मतलब फैक्टर है, तो इसलिए उसने कहा इसी को सिल्ट फैक्टर का, उसने इस टर्म को क्या कहा, सिल्ट फैक्टर। कैनेडीज में क्या था, हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर था, और वो क्या था कि सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता था। जो क्रिटिकल वेलोसिटी फैक्टर था या रेशियो था वो क्या था कि डिफरेंट टाइप का सॉइल पे वैरी करता था। लेकिन जो लेसिस के अनुसार ये क्या था कि उसने कहा कि नहीं, जो ये सिल्ट फैक्टर या यानी कि ग्रेन साइज ऑफ ग्रेन या जो भी सॉइल का जो एवरेज पार्टिकल साइज है वो ज्यादा आपका क्लोज है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि जो ग्रेन साइज है वो क्या है, उसी को उसने सिल्ट फैक्टर कहा, ठीक है। तो जो डिफरेंट इक्वेशन जो लेसिस ने अपना स्टेबल चैनल के डिजाइन के लिए रखा था वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है डिजाइन प्रोसीजर लेसिस के अनुसार, लेसिस के थ्योरी के अनुसार, ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको अभी कनेक्ट करता हूँ।
आप पार्टिसिपेंट्स में जाइएगा, ठीक है, तो आपको एक क्या है कि आप पार्टिसिपेंट्स में जाइएगा, तो एक अभी आवाज आ रही है ना मेरी? आप पार्टिसिपेंट्स में जाइए, आपको क्या है पेज दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है ये? देखिए। Yes, sir. Yes. व्हाइट पेज दिख रहा है क्या? लेसिस थ्योरी का आपका डिजाइन प्रोसीजर क्या है, अभी मैंने आपको थ्योरी बता दिया है, अभी मैं आपको डिजाइन प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेलोसिटी वी कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी जो हो जाएगा हमारा q इंटू एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 140 टू द पावर 1/6 ये मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है। तो ये हम वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पे q क्या है आपका, q हो जाएगा आपका डिस्चार्ज। q हमेशा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये किसमें होगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्चार्ज इन क्यूबिक, भी क्या होगा, भी आपका वेलोसिटी हो जाएगा, ये किसमें होगा, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका एफ जो है वो क्या है, आपका एफ आपका सिल्ट फैक्टर है, आपका क्या है, सिल्ट फैक्टर है, ठीक है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, एफ का फॉर्मूला है, एफ बराबर क्या होता है आपका 1.76 अंडर रूट डी आपका, ठीक है। 1.76 अंडर रूट डी, डी एम एम इसलिए क्योंकि डी एम एम को हम कहते हैं एवरेज पार्टिकल साइज इन एम। डी एम एम क्या है, एवरेज पार्टिकल साइज इन